अरे बच्चों नमस्कार। आज हम जो है यशपाल द्वारा रचित एक व्यंग्यात्मक लेख पढ़ने जा रहे हैं। लखनवी अंदाज। लखनऊ शब्द से, शहर से सभी छात्राएं वाकिफ़ होंगी, सभी बच्चे वाकिफ़ हैं। और इस पाठ के अंतर्गत हम जो है आज यही पढ़ेंगे कि इसमें लेखक ने ऐसा क्यों लिखा है। लेखक ने इसलिए लिखा क्योंकि लेखक एक बार जो है कहीं सेकंड क्लास ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, तो वहाँ उन्होंने एक नवाब को देखा कि आज भी उनके अंदर दिखावटीपन, रईसों का जो पहले था, रईसवादी परंपरा चली आ रही थी लखनऊ में, तो आज वो खोखलापन जो है, लेकिन उनके अंदर जो है वही एक सामंती वर्ग की एक ऐसी छाप है जो आज भी उन लोगों के अंदर दिखाई देती है, दिखावटीपन। तो यशपाल जी के बारे में पहले इनका परिचय पढ़ते हैं। यशपाल जी का जन्म जो है 1903 में फ़िरोज़पुर छावनी में हुआ। कहाँ हुआ इनका? पंजाब में फ़िरोज़पुर छावनी में। प्रारंभिक शिक्षा इनकी कांगड़ा में। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? कांगड़ा। उसके बाद ये लाहौर के नेशनल कॉलेज में इन्होंने बीए किया। कहाँ से किया? लाहौर के नेशनल कॉलेज से इन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। इन दो नामों से आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, जिन्होंने आज़ाद करवाने के लिए अपने देश को अपने प्राणों की आहुति, अपना बलिदान दे दिया। आज इनका नाम जो है, भगत सिंह का नाम और सुखदेव जी का नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। और स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा। किसको? यशपाल जी को। ठीक है, क्योंकि इनका परिचय जो है सुखदेव जी और भगत सिंह से था। और इनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। जन्म 1903 में और मृत्यु 1976 में। यशपाल जी की रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। ठीक है, वे यथार्थवादी शैली के, कौन सी शैली? यथार्थवादी, जो जिस समय जैसा चल रहा है उसी का वर्णन किया है। ये विशिष्ट रचनाकार हैं और उन्होंने सामाजिक विषमता, राजनैतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ इनकी रचनाएं जो हैं मुखर हैं। इनके कहानी संग्रह हैं ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। ये महत्वपूर्ण है इनके कौन कौन से? ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरों की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता। उनका झूठा सच उपन्यास, उपन्यास का नाम क्या है? झूठा सच, भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज है। त्रासदी होती है उस समय की अवसाद दुख भरी घटना। अमिता, कौन कौन से हैं? अमिता, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, मेरी तेरी उसकी बात, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। भाषा की स्वाभाविकता, सजीवता उनकी रचनात्मक विशेषता है। यूँ तो यशपाल जी लखनवी अंदाज जो है एक व्यंग्यात्मक लेख साबित करने के लिए लिखा था। बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंत वर्ग पर कटाक्ष करते हैं कि जो उस समय जो हो पतन हो गया था, जिस सामंत वर्ग का, जो वास्तविकता से बेखबर और एक बनावटी जीवन शैली पर आधारित है, उसकी आदी हो चुकी है। कहना न होगा कि आज के समय में ऐसी परजीवी संस्कृति को भी देखा जा सकता है कि आज भी
वो संस्कृति उन लोगों में जीवित है। कैसी? बनावटीपन की जीवन शैली, जिसके वो लोग आदी हो चुके हैं। कहाँ के लोग? लखनऊ के लोग। आइए बच्चों, चलो पाठ पढ़ते हैं। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में पुकार कर रही थी। आपने देखा होगा जब रेलगाड़ी चलती है तो सबसे पहले वो हॉर्न देती है, पुकार करती है। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। क्या बताया लेखक ने कि सेकंड क्लास की अगर आप टिकट लेते हैं तो उसके लिए दाम जो है वो अधिक देने पड़ते हैं। दूर जाना तो नहीं था। किसको? लेखक को। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया था। किसने? लेखक ने। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के डिब्बे में एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर चढ़ गए। कौन चढ़ गए? लेखक। डिब्बे को कैसा सोचा उन्होंने? खाली। अनुमान से प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। उनके अनुमान के अनुसार डिब्बा कैसा नहीं था? निर्जन होता बिना जन के। एक बर्थ पर लखनवी की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे हुए थे। सज्जन कैसे थे? सफ़ेद पोश कपड़े पहने हुए और पालथी मारकर बैठे हुए। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आँखों में एकांत, चिंतन में विघन का असंतोष दिखाई दिया। क्या कह रहा है लेखक कि जो सज्जन बैठे थे, जैसे ही लेखक चढ़े तो उनकी आँखों में एकांत में, चिंतन में विघन का असंतोष दिखाई दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो। किसने सोचा? लेखक ने सोचा। खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। क्या कहा कि खीरे जैसे अपदार्थ को देखकर उनके अंदर संकोच हो। नवाब साहब ने जो संगति थी नवाब साहब की, उसके लिए वो उत्साहित नहीं दिखाई दिए। हमने भी उनके सामने बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में अपनी आंखें चुरा ली। किसने चुरा ली? लेखक ने। अपने आत्मसम्मान ने, अपने सम्मान में ठेस न पहुँचे इसलिए लेखक ने उनसे आंखें चुरा ली। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। किसकी? लेखक की। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। कौन? लेखक करने लगा कि जो है नवाब साहब को हमारे आने से क्यों असुविधा हुई, क्यों ये संकोच कर रहे हैं, इसका वो अनुमान लगाने लगे। कौन? यशपाल जी। नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब ये गंवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। मीडियम वर्ग का लोग उन्हें कोई इसमें, क्योंकि इनके अंदर तो एक दिखावटीपन है रईसपने का, और मध्यम वर्गीय लोग इन्हें कुछ ऐसा न सोच बैठे। अकेले का सफ़र का वक्त काटने के लिए ही इन्होंने खीरे खरीदे होंगे कि अकेले बैठे रहें और अपना समय को पास किया जाए, तो इसलिए इन्होंने खीरे खरीद लिए होंगे। अब ये किसी के सामने, कौन? सफ़ेद पोश नवाब के सामने खीरा कैसे खाएं कि किसी और व्यक्ति के सामने अब इनका खीरा खाना संभव नहीं लगता। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। सीधे आंखें न कहकर आँखों को कान की तरफ से तिरछे देखना, कनखियाँ मारकर देखना होता है। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर उसकी ही स्थिति पर, प्रकृति की स्थिति पर गौर फरमाते रहे। ओह! नवाब साहब ने
सहसा हमें संबोधन किया। किसने? नवाब साहब ने ओह कह के जो है लेखक को संबोधन किया, आदाब अर्ज़। क्योंकि मुस्लिम लोग जो हैं वो आदाब फरमाते हैं नमस्कार करने के लिए। आदाब अर्ज़। जनाब, खीरे का शौक़ फरमाएंगे? क्या कहा नवाब साहब ने कि आप जो है खीरे का शौक़ फरमाएंगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। एकदम से पहले तो उन्होंने जो है उनकी तरफ आंखें जोड़ना भी उचित नहीं समझा, और अब जो है उनके भाव में परिवर्तन आ गया। उन्होंने जो है लेखक से खीरा खाने के बारे में पूछ लिया। आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं? जवाब दिया। किसने जवाब दिया? लेखक ने। कि ये भी जो है कि हमें अजीब तरह से वो अपनी एक शराफत का गुमान बनाए, अभिमान, शराफत के बहुत ज़्यादा रईस बने में वो विश्वास रखने वाले हैं, और जो हरकत की है उसमें जो है लेखक को भी लथेड़ लेना, लपेट लेना चाहते हैं। तो अब लेखक को अच्छा नहीं लगा, तो लेखक ने जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक़ फरमाएं कि आप ही इसका स्वाद लें। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया। जो उनके पास पानी था उन्होंने उस पानी से खिड़की से बाहर दोनों खीरों को धो लिया और फिर तौलिए के द्वारा पोंछ लिया गया। जेब से चाकू निकाला। अब चाकू भी देखिए नवाब साहब के पास जेब में ही था। दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोंद कर झाग निकाला। तो रहीम जी ने कहा है, खीरा मुख से काटिए, मलिए नमक लगाए। तो खीरे को हम जो है मुख से काट कर नमक लगाकर उसका झाग निकालकर, जहर निकालकर तभी उसका हम रस का आस्वादन करते हैं, स्वाद लेकर खाते हैं। फिर खीरों को बहुत एहतियात से छीलकर फाँकों करीने से तौलिए पर सजाते चले गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। क्या बताया लेखक ने? लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे का इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा, मिली नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी वो हाजिर कर देते हैं कि उसके ऊपर जो है ये चीज़ें बुरक कर खाने से उसका स्वाद अच्छा हो जाता है। नवाब साहब ने बहुत ही करीने से, बहुत ही सलीके से खीरे की फाँकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा है। खा नहीं रहे, सिर्फ उनका मुख उसका आनंद ले रहा है, उसका स्वाद ले रहा है। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे। लेखक स्पष्ट नहीं देख रहा। लेखक कैसे देख रहा है? कनखियों से देख रहा है। क्या कहता है लेखक? क्या सोच रहा है लेखक? मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। दिखावटीपन कर रहे हैं, किस लिए? लोगों की नज़रों से बचने के लिए। लेकिन जो इनका असलियतपन है वो कुछ जाहिर होने लगा है। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देखा और क्या? वल्लाह शौक़ कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। अब देखिए क्या कहा नवाब साहब ने। खीरे का क्या नाम बताया? बालम खीरा। लखनऊ का खीरा है बालम खीरा। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने पर ताज़े खीरे की पनियाती फाँके देखकर मुंह में पानी ज़रूर आ रहा था। किसके पानी आ रहा था? लेखक के। अब देखिए, लेकिन इनकार कर चुके थे। कौन इनकार कर चुका?
लेखक, लेकिन मुंह में पानी अवश्य आ रहा था, लेकिन आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, क्योंकि वो एक बार जो है इनकार कर चुके थे। अब वो हाँ करते हैं या खीरा खाने के लिए उत्साहित होते हैं तो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचेगी, तो उन्होंने अपने आत्मसम्मान को निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। कि खान तलब होता है खाने की इच्छा जाहिर होना, महसूस होना। मैदा भी कमज़ोर है, अमाशय मैदा होता है अमाशय, कि मेरा अमाशय भी ज़रा कमज़ोर है, क्योंकि वो मैदे पर थोड़ा सा भारी पड़ता है, आसानी से पचता नहीं है। किबला शौक़ फरमाए आप ही इसे खाएं। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों की ओर देखा और होता तरफ। खिड़की से बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फाँक उठाकर होठों तक ले गए, फाँक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें बंद कर ली, मुंह में पानी भर आया, पानी का घूंट गले से उतार लिया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब ने खीरे की फाँकों को नाक के पास लेकर आए, वासना से रस का स्वादन कर खिड़की से बाहर फेंकते चले गए। बारी बारी से खीरे की फाँक उठाई और जो है खिड़की से उसका सूंघ कर ही स्वाद लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब ने खीरे की सब फाँकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए। जैसे हम खाना खाने के बाद हाथ और अपने मुंह को, ओठों को पोंछ लेते हैं, वैसे ही नवाब साहब ने भी किया और गर्व से, गर्व मतलब गुमान से, गुलाबी आंखों से हमारी ओर देखा, मानो कह रहे हों, यह है ख़ानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे खाने की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए, क्योंकि काफ़ी समय लगा उन्हें। पहले खीरे धोए, फिर छीले, फिर फाँकें की, फिर उन पर नमक मिर्च बुरका, फिर उनका सूंघकर रस का स्वादन किया और फिर उसे बारी बारी से खिड़की से बाहर फेंका। तो थकावट तो होनी थी। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा। यह है ख़ानदानी तहज़ीब, नफासत और नज़ाकत। क्या कहा कि ये है हमारी एक ख़ानदानी तहज़ीब, नफासत और नज़ाकत। हम गौर फरमा रहे थे, खीरे इस्तेमाल करने का तरीके से खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस, एब्स्ट्रैक्ट तरीका ज़रूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से क्या उदर की तृप्ति संभव है? क्या बिना खाए, बच्चों, क्या आप बिना खाए आपके उदर की संतुष्टि हो सकती है? आप भोजन न करें, सिर्फ भोजन की सुगंध से ही क्या आपका पेट भर सकता है? ये संभव नहीं है। यह सिर्फ एक दिखावटीपन, एक रईसपन का जो एक दिखावटा ढोंग होता है, सिर्फ वही एक हो सकता है। उसके बाद ये सब कुछ भी नहीं है। नवाब साहब की ओर से पेट भर गया, उसकी डकार का शब्द सुनाई दिया। क्योंकि हमारा पेट जब भर जाता है, भोजन का पूरा हम आनंद ले लेते हैं और हमारा उदर भर जाता है, तो ही हमें डकार आती है। तो ऐसे ही अब जो है नवाब साहब ने एक दिखावटीपन से डकार ली और उसका शब्द जो है लेखक को सुनाई दिया। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कहा, खीरा लजीज होता है, स्वादिष्ट होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद, मैदे पर बहुत बुरा बोझ डालता है, कि ये अमाशय में पचने पर बहुत ज़्यादा समय लगता है, ये हमारे अमाशय को कमज़ोर कर देता है। ज्ञान चक्षु खुल गई। किसके? लेखक की। अब उसके जो है ज्ञान रूपी जो है आँखें, वो देखकर जो है उसकी, लेखक की आँखें खुलती चली जा रही हैं। पहचानना ये है नई कहानी के लेखक।
खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने, डकार आ सकती है। तो अब देखिए क्या कहा, लेखक को पता लग गया, एक ज्ञान चक्षु खुल गए और नया कहानी का उसको एक मोड़ मिल गया। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ जा सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो लेखक ने जो भी दृश्य देखा सेकंड क्लास के डिब्बे में, तो उन्हें पता लग गया कि कहानी का निर्माण क्यों नहीं हो सकता। क्या बिना पात्रों के, बिना घटना के कहानी का निर्माण नहीं हो सकता है। और उसी कहानी को लेखक ने हमारे सामने प्रस्तुत किया, जो हमारे 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो गई। चलिए बच्चों, अब करते हैं इस पाठ में जो कठिन शब्द थे उन्हीं को हम अब याद करते हैं थोड़ा सा अच्छे तरह से। मुफस्सिल, केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द का स्थान। कौन सा? मुफस्सिल, जो आपका केंद्र है उसमें नगर में इर्द गिर्द के जो आसपास का स्थान होता है। सफ़ेद पोश, एक भद्र व्यक्ति। किफ़ायत, मितव्ययता, समझदारी के उपयोग करना। किफ़ायत का पता लग गया। किफ़ायत, मितव्ययता मतलब कम, समझदारी से उपयोग करना मतलब अधिक न प्रयोग करके कम ही शब्दों के द्वारा, कम उसके द्वारा हमें समझ पाना। अदाबर्ज, अभिवादन का एक ढंग। गुमान, भ्रम। एहतियात, सावधानी। बुर्क देना, छिड़क देना। सुफरन, फड़कना या हिलना। प्लावित, पानी भर जाना। जैसे मुंह में लेखक के उसके खीरे की खुशबू और वो देखकर लेखक के मुंह में क्या हो गया था? पानी भर आया था। पनियाती, रसीली। मैदा, आमाशय। तस्लीम, सम्मान में। सिर खम करना, सिर झुकाना। तहज़ीब, शिष्टता। नफासत, स्वच्छता। नजाकत, कोमलता। नफीस, बढ़िया। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? सूक्ष्म, जिसका भौतिक अस्तित्व न हो, अमूर्त हो। स्किल, आसानी से न पचने वाला। ठीक है बच्चों, आपको ये मैंने पाठ जो है समझा दिया है। अगर किसी छात्रा को किसी भी तरह समझने में कोई कठिनाई हो तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं मुझे कि मैडम ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई। इसके बाद जो है मैं इस पाठ को छोटे रूप में प्रस्तुत करूँगी, जिससे कि आपके सभी प्रश्नों का आप आसानी से हल कर सकें, सारे उत्तर आपको आसानी से हल करने में कोई समस्या उत्पन्न न हो। और पूरा पाठ जब समझ आ जाता है तो फिर किसी भी बच्चे को प्रश्न के उत्तर का निर्माण करने में कोई परेशानी नहीं होती। किसी भी तरह का जो है किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न आपको तोड़ मरोड़ कर दिया जाए तो भी आप उसका हल अच्छे से लिख सकते हैं, उसको अच्छे से हल कर सकते हैं। इसलिए छात्राओं, इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ें, ध्यान दें, सुनें। और कल मैं आपको इसका एक छोटे से रूप में आपको समझा दूंगी कि इस पाठ के अंतर्गत क्या क्या है और कैसे हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। धन्यवाद बच्चों।